नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज भारत की 77वां स्वतंत्रता दिवस है और इस मौके पर दूरदर्शन न्यूज और दो टूक के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, स्वतंत्रता दिवस का जो मुख्य कार्यक्रम है वो लाल किले पर हुआ, राजधानी दिल्ली में लाल किले पर हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया और लगातार 10वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। ये 10वां मौका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को, राष्ट्र को संबोधित किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह लाल किले पहुंचे और वहां पर जो है तमाम लोग वहां उपस्थित थे और वहां उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उसके बाद उन्होंने अपना जो भाषण देश के सामने रखा। अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ देश के सामने एक रोड मैप रखा कि कैसे 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, उन्होंने ये अपनी बात भी रखी। लेकिन साथ साथ अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने जो 3 चुनौतियां हैं, 3 बीमारियां हैं, उनका खास तौर से जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो उसके लिए 3 बीमारियों पर, यानी 3 चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा: भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तीसरा उन्होंने कहा कि तीसरी जो चीज है वो दरअसल तुष्टीकरण है। इन 3 बीमारियों से हमको लड़ना पड़ेगा, तब भारत जो है विकसित राष्ट्र बनेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो भाषण था उसके मुख्य हिस्से जो हैं वो आपने दिन भर सुने होंगे, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जो अपने इस भाषण में जो तीन बीमारियों की, इन 3 चुनौतियों की बात की, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने आज क्या कुछ कहा था लाल किले से। इन 3 बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है: भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी of the family, by the family and for the family। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। अगर सामाजिक न्याय को तबाह किसने किया है तो ये तुष्टीकरण की सोच, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण का सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने, आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीब 90 मिनट तक ये भाषण था, जिसमें उन्होंने परिवारवाद और तुष्टीकरण और साथ साथ जो है भ्रष्टाचार पर चोट की और कहा कि परिवारवादी पार्टियां जो हैं
उसके कारण जो योग्यता है वो नहीं आ पाते, योग्य लोग नहीं आ पाते। लेकिन आज के कार्यक्रम की जो लाल किले पर हुआ उसमें एक बात सबने और नोटिस करी, जो बाद में खबर भी बनी, लोगों ने इस पर अपनी अपनी टिप्पणी भी की। दरअसल इस कार्यक्रम में, आज के इस कार्यक्रम में कांग्रेस की तरफ से कोई भी बड़ा नेता लाल किले पर नहीं पहुंचा। शायद यह पहला मौका है, क्योंकि इससे पहले हमने जब कभी भी लाल किले पर प्रधानमंत्रियों को सुना है तो जो दर्शक दीर्घा है उसमें तमाम जो खास लोग बैठे होते हैं उनमें विपक्ष के नेता भी दिखाई देते हैं। लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी जो थी वो खाली पड़ी रही। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लिए कुर्सी वहां पर जो है, उन पर, उस कुर्सी पर जो उनके लिए आरक्षित कुर्सी थी वो कुर्सी खाली पड़ी रही, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी नेता आज लाल किले नहीं पहुंचा। और जब मल्लिकार्जुन खड़गे से इस बारे में पूछा गया तो पहले उन्होंने कहा कि मेरी आंख में तकलीफ थी, फिर उन्होंने कहा कि दरअसल मेरा कार्यक्रम ऐसा था कि मुझे घर में भी तिरंगा फहराना था और पार्टी मुख्यालय में भी फहराना था, लेकिन तीसरी बार उन्होंने कहा कि दरअसल वहां की व्यवस्था ऐसी होती है लाल किले की कि वहां पर जो है सिक्योरिटी का ऐसा इंतजाम होता है जिसके कारण बहुत तकलीफ होती है। हालांकि आपको बता दूं कि सिक्योरिटी के इंतजाम पहले भी वही थे और आज भी वही हैं। लेकिन क्या कुछ कहा था मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जरा सुन लीजिए। उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जाने तक दूसरे किसको भी नहीं छोड़ते। अब आजकल फिर वो होम मिनिस्टर को जाने तक नहीं छोड़ते, फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर जाने के बाद, उसके बाद स्पीकर के बाद हम लोगों का नंबर लगता है। मैं यहाँ पहुंच ही नहीं सकता था, उन्होंने पार होने तक मेरे को वहीं ठहरा करते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा वहां जाकर जो समय भी जाएगा और समय के ऊपर मैं यहाँ भी नहीं पहुंचूंगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को लगा कि अगर वो लाल किले जाएंगे स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में तो समय जाएगा उनका, और वो उनका अपने कार्यक्रम है जो कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण करना है उसके लिए वो समय से नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा पहली बार हो रहा है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं वो वहां पर दिखाई दिए थे, आपने देखा होगा, वो दर्शक दीर्घा में थे और उसके बाद उन्होंने भाजपा मुख्यालय आकर तिरंगा भी फहराया। तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह थी कि कांग्रेस का कोई नेता भी आज गया नहीं। हालांकि कांग्रेस के नेता गए नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद तुरंत ही कांग्रेस की तरफ से और विपक्ष की तरफ से जो है प्रतिक्रियाएं जरूर आ गई। विपक्ष की तरफ से कहा गया कि नरेंद्र मोदी आखिरी बार ये झंडा फहरा रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगली बार यानी 2024 में नरेंद्र मोदी अपने घर पर तिरंगा फहराएंगे, लाल किले पर नहीं। इसके साथ साथ विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2-3 बातें कही थी उस पर अपना रिएक्शन भी दिया। क्या कहा विपक्ष की ओर से, क्या कुछ कहा गया, जरा सुन लीजिए। हर आदमी यही कहता है कि मैं बार बार जीत के आता हूँ, लेकिन जिताना हराना ये लोगों के हाथ में है, मतदाता के हाथ में है। अहंकार की बात करें कि मैं वो करूँगा, ये तो 2023 है, 2024 में फिर मैं झंडा लगाऊंगा, ये सब चीज़ें कहना ये तो दुरहंकार अहंकार की बात है। और बार बार ये अपोजिशन को लेके अगर स्वतंत्रता दिवस पर भी टीका करते रहेंगे तो देश कैसा बनाएंगे आप? जिसको भी नेता प्रधानमंत्री ये नहीं जानता कि राष्ट्र पर्व क्या होता है और एक राजनीतिक कार्यक्रम क्या होता है, उसमें वो अंतर नहीं जानता, 10 साल बाद भी नहीं जानता, तो बड़ा दुख का बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा कि जो प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था लाल किला से वो न कह कर और एक घमंड कि 2024 में जीत के आएंगे, जैसे कि जनता उनके पॉकेट में है कि जीत के आएंगे। 2024 में नहीं जीत के आएंगे।
तो देखा आपने विपक्ष ने किस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर अपने रिएक्शन दिया। लेकिन बड़ी बात क्या है, जो मेरा आज का सवाल भी है, आज मैं सवाल यही उठा रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लाल किले से 3 चुनौतियों की, 3 बीमारियों की बात की थी, और जब उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, तो उन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लिया था, प्रधानमंत्री ने किसी नेता का नाम नहीं लिया था। तो मेरा सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने 3 चुनौतियों की बात की, तो विपक्ष को यह क्यों लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं पर हमला कर रहे हैं? यह सवाल अपने आप में बड़ा दिलचस्प है और 2 टूक में इसी पर चर्चा करूंगा। मेरा आज का 2 टूक का सवाल, लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 3 बीमारियां गिनवाई, विपक्ष को क्यों इसमें अपनी तस्वीर नजर आई? जी हां, सवाल एक बार फिर सुनिए। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने देश की 3 बीमारियां गिनवाई, विपक्ष को क्यों इसमें अपनी तस्वीर नजर आई? यह मेरा सवाल है। और आज की डिबेट में, आज की चर्चा में मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए तीनों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ संजू वर्मा जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संजू वर्मा जी। मेरे साथ किशोर तिवारी जी जुड़े हुए हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं, वरिष्ठ नेता। और मेरे साथ राहुल सिंह काजला जुड़े हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। तीनों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं चर्चा की शुरुआत जो है राहुल जी आपसे ही करता हूं। राहुल जी, मैंने तो भाषण सुना, 2-3 बार सुना, 4-5 बार सुना, मुझे लगा कहीं प्रधानमंत्री ने कहा हो कि भाई कांग्रेस जो है वो परिवारवादी पार्टी है, कहीं उन्होंने कहा हो कि शिवसेना है, कहीं उन्होंने कहा हो कि समाजवादी पार्टी। उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया था। और परिवारवाद तो एक अपने आप में एक बुराई है, ये तो मुझे लगता है पूरा देश को लगता है कि परिवारवाद एक बुराई है, चाहे वो बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो। लेकिन ये आगे बढ़कर कांग्रेस ने जिस तरह से रिएक्शन दे दिया, बाकी विपक्ष ने दे दिया, आप लोगों को यह क्यों लगा कि वो आप ही के बारे में बोल रहे हैं? और ये बीमारियों में आपने इससे खुद को क्यों जोड़ लिया कि आप ही वो पार्टियां हैं? आप लोगों ने तो मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया है, अब तो वो आपके परिवारवाद से नहीं आते, तो फिर आप लोगों ने इसको जो है क्यों, इसको बोलते हैं कि जाकर जो है कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार देना। नमस्कार। पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस एक उत्साह का दिन होता है, एक त्योहार है हमारे देश के लिए। कांग्रेस पार्टी ने जो आज प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया लाल किले की प्राचीर से, उस पर प्रतिक्रिया देना इसलिए जरूरी समझा सर। आज के दिन सभी देशवासी और कांग्रेस पार्टी के लोग भी प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीद कर रहे थे कि काश आज के दिन तो वो देश के प्रति उनकी जो विजन है, जो उनके सपने हैं, उनके बारे में बात करेंगे, देश के विकास की बात करेंगे। पर उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो देश के प्रधानमंत्री बाद में है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रचारक पहले हैं। उन्होंने जो बातें करी वो मुझे नहीं लगता कि इस प्रधानमंत्री से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से करी होगी, क्योंकि ये एक राजनीतिक भाषण बन के रह गया था। तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सभी दलों के लिए जरूरी हो गया था कि वो इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दें। उन्होंने बात करी परिवारवाद की, तो उन्हें एक बारी वहां मंच से थोड़ा ही आगे अमित शाह जी बैठे हुए थे, उनसे पूछ लेना चाहिए था कि उनके बेटे क्यों बीसीसीआई के अध्यक्ष बन जाते हैं। उन्हें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी बैठे हुए थे, तो उनसे पूछ लेना चाहिए था कि उनके बेटे बार बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बन जाते हैं। वो बार बार राजस्थान आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो उन्हें देख लेना चाहिए था कि राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया जी जो 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनकी मां कौन थी? भाजपा की संस्थापक सदस्य थी। राहुल जी, आप जो कह रहे हैं ना, आप ये, मैं तो यही तो कह रहा हूं कि उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया, कांग्रेस का नाम नहीं लिया, किसी पार्टी का नाम लिया। हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के नेताओं से भी कह रहे हो कि भाई परिवारवाद छोड़ो, परिवारवाद से नहीं हमको काम। हो सकता है उन्होंने अपनी पार्टी के नेता, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री है ना, उन्होंने देश को संबोधित किया। मैं तो ये कह रहा हूं किसी ने रिएक्ट नहीं किया। जब आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं तो फिर वो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत याद आ जाती है कि भाई आप लोग कह रहे हैं कि नहीं परिवारवाद। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग तो दावा करते हैं कि आपके अध्यक्ष जो है वो परिवार से नहीं आते, फिर आप लोग क्यों सोचते हैं परिवारवादी पार्टी आप ही को बोल रहे हैं वो? सर, अगर चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात थी तो फिर मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि जब चौकीदार चोर कहा गया था तो भाजपा को इतना बुरा क्यों लगा था? जब चौथी पास राजा कहा जाता है तो भाजपा को इतना बुरा क्यों लगता है? कौन है वो चौथी पास राजा? हाँ संजू जी, एक मिनट। जब मोदी नाम को चोर से जोड़ा जाता है तो भाजपा को ही क्यों बुरा लगता है? भाजपा के एक विधायक क्यों जाकर के एफआईआर दर्ज करवाते हैं? कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर प्रतिक्रिया सिर्फ इसीलिए दी क्योंकि लाल किले पर एक राजनीतिक भाषण देना 15 अगस्त के दिन पर, यह एक शर्मनाक घटना थी।
और इस राजनीतिक भाषण का जवाब ठीक है, देना मैं इस कांग्रेस पर पार्टी का आऊंगा, दायित्व मैं है। इस पर आऊंगा राहुल जी, मैं इस पर आऊंगा। आप जो कह रहे हैं कि शर्मनाक घटना है, उनका राजनीतिक भाषण है, मैं इस पर आऊंगा। लेकिन उससे पहले संजू जी आप रिएक्ट करना चाहते हैं? अब मैं किशोर जी आता हूं। संजू जी आप रिएक्ट कर। भाई वो कह रहे हैं कि भाई आपकी पार्टी में भी परिवारवाद है, सब है, उसके बाद प्रधानमंत्री ने इस तरह से राजनीतिक भाषण दिया लाल किले से। अशोक जी, मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपना वक्तव्य शुरू करूंगी। एक मशहूर कहावत है, मेरी मासूम नादानियों ने मुझे रुलाया है बहुत, मेरी मासूम नादानियों ने मुझे रुलाया है बहुत, दोगले यारों ने मेरा दिल दुखाया है बहुत, दोगले यारों ने मेरा दिल दुखाया है बहुत। और यहाँ मैं दोगलेपन का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि कल ही रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कि राहुल गांधी के खासम खास हैं, ना केवल प्रधानमंत्री, ना केवल बीजेपी, ना केवल बीजेपी के वोटर, पर बीजेपी को जो समर्थन देते हैं उनको तक नहीं बख्शा और कहा ये सारे राक्षस हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। कोई मौका कांग्रेस ने नहीं छोड़ा प्रधानमंत्री को बेइज्जत करने का। पर मुझे ये बड़ा हास्यास्पद भी लगता है और मुझे अचंभा भी होता है जब इनके नेता टेलीविजन चैनल पर आकर दहाड़ कर दुहाई देते हैं। प्रधानमंत्री आरएसएस के प्रचारक के रूप में क्यों बोलते हैं? प्रधानमंत्री बीजेपी के प्रचारक के रूप में क्यों बोलते हैं? ये प्रधानमंत्री के स्वरूप क्यों नहीं बोलते? क्या आज तक आपके राहुल गांधी, आपकी सोनिया मैडम, आपके रॉबर्ट वड्रा, आपकी प्रियंका वड्रा, क्या आज तक जो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कथा कथित चुने हुए भारी बहुमत से प्रधानमंत्री को जो एक बेसिक इज्जत बख्शनी चाहिए, क्या आज तक राहुल गांधी ने बख्शी है? सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन पर रोक लगाते वक्त ये जरूर कहा था कि राहुल गांधी अटरेंसेस आर इन वेरी पुअर टेस्ट। कहने का तात्पर्य ये है कि जो पब्लिक लाइफ में होते हैं उन्हें बहुत धैर्य से और बड़ा सोच समझकर अपने वाक्यों को चुनना चाहिए, और राहुल गांधी ऐसा नहीं करते। ये उच्च न्यायालय का कहना है, संजू वर्मा का नहीं। इसलिए कांग्रेस के जो प्रवक्ता यहाँ बैठकर ये कहते हैं कि चौकीदार चोर है बोलने से भाजपा क्यों बौखला गई। अरे भाई साहब, उनका जाकर पूरा भाषण सुनिए। राहुल गांधी ने सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, ये कहा नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ये मोदी मोदी मोदी, ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं? ठीक है। प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करके बोलते हो जब चौकीदार चोर है की दुहाई लगाते हुए राहुल गांधी नारेबाजी कर रहे थे। आपको याद होगा अशोक जी, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए कहा। माफी तो मांग ली, पर वो अपनी हरकत से बाज नहीं आए और उन्होंने वापस चौकीदार चोर है का नारा देना शुरू कर दिया। ठीक है संजू जी, वो आपका 10 सेकंड मीनाक्षी लेखी ने उनके खिलाफ मानहानि की याचिका दर्ज की, तब जाकर राहुल गांधी बंद हुए। ये तो कांग्रेस पार्टी का हाल है। यहाँ बैठकर बीजेपी को नैतिकता का भाषण मत दो। ओके, नहीं मैं फिर कह रहा हूं कि ये चौकीदार चोर है, वो पूरा राहुल गांधी का कैंपेन जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ था, ये तो बिल्कुल तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि कई बार उन्होंने कहा राफेल को लेकर कहा, राफेल की डील को लेकर कहा, तो उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं किशोर तिवारी जी आपसे पूछता हूं, राहुल जी ने तो चौकीदार चोर की आड़ में चले गए, मैं फिर पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, आप लोग अपने ऊपर क्यों ले रहे हो भाई? मैं तो कह रहा हूं इस देश में जो परिवारवादी है, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो किसी पार्टी में हो, सबको सोचना चाहिए। और मुझे लगता है सारी पार्टियों को मिलकर कहना चाहिए कि भाई परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है, आखिर अगर उन्होंने कहा तो इसमें किसको तकलीफ हो सकती है? देश का प्रधानमंत्री अगर कह रहा है कि भाई भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, तो मुझे लगता है इस भावना का तो सभी को सम्मान करना चाहिए और सब लोग सामूहिक रूप से सोचें कि भाई कैसे इनका अंत किया जा सकता है, चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी भी पार्टी में हो। बजाय इसके जब आप इसका विरोध करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या आप लोग परिवारवाद के पक्ष में हैं, भ्रष्टाचार के पक्ष में या तुष्टीकरण के पक्ष में? हाँ अशोक जी, आज 77वां अपना स्वतंत्र दिवस था, तो आज अगर प्राइम मिनिस्टर जी ने जो कहा, मुद्दा था उनका तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। एक तो
77 साल में अपन ने देश में जो गरीबी, आम आदमी की जो समस्या है, शिक्षा की, आरोग्य की, किसानों की आत्महत्याओं की, मैं ये बात क्यों कर रहा हूं कि ये चीजें इसकी ही जड़ है। और सामाजिक न्याय की लड़ाई को, वंचितों को वंचित रखने के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा अहम रोल निभाई और निभाती है। दरबारियों का आना, परिवार के लोगों के पास सत्ता जाना या तुष्टीकरण करना, तो सामाजिक न्याय नहीं मिलता, इस बात से तो मैं सहमत हूं। लेकिन 9 साल के अंदर तो कोई परिवारवाद नहीं था, कोई तुष्टीकरण नहीं था, भ्रष्टाचार नहीं था, ऐसा प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। तो कल मैं एक मेरे गांव के अंदर टेंभी गांव में एक किसान ने आत्महत्या की। आज मैं गया था यवतमाल जिले के उमरवीर में, वहां एक किसान ने आत्महत्या की। पिछले आजादी का जश्न देश मना रहा था और किसान आत्मघात कर रहे थे। कुछ जवाब हमें चाहिए थे कि देश में हम लोगों को न्याय कब मिलेगा। मैं हम कहता हूं तो उन वंचितों के बारे में कि जिनको न्याय नहीं मिला। इसमें तो कांग्रेस 60 साल रही, लेकिन बीजेपी के पास जो गिन चुनकर 14-15 साल की सत्ता आई, उनसे तो मैं बहुत उम्मीद रखता था। मैं कोई कांग्रेस भाजपा एक में को आरोप करे, ये बात तो मुझे अनुचित लगती है, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्व का है। मैं चाहता हूं कि मोदी जी को इतना अच्छा जनादेश मिला, उस जनादेश के बाद भी अगर 14 लाख करोड़ के कुछ ही परिवारों के कर्जे माफ हो जाते हैं और किसानों पे लिए कुछ भी उन्होंने रोड मैप नहीं दिया ना। परिवार, मैं बोलता हूं उनकी अमृत योजना बहुत अच्छी थी, जनधन योजना बहुत अच्छी थी, प्राइम मिनिस्टर की सिंचाई योजना बहुत अच्छी थी। प्राय नोटबंदी के बारे में इवोल्यूशन होना चाहिए था कि भाई उसमें काला पैसा क्यों नहीं आया और देश के अंदर क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति में उन्होंने 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, ये उन्होंने बाकायदा बताया प्रधानमंत्री ने, और ये हुआ है। एक मिनट ये तो गरीबों की बात तो उन्होंने करी ना। एक मिनट वो छाती ठोक ठोक के कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहा हूं, किसानों को आमदनी दुगनी करने की बात थी तो 500 रुपया महीना देता हूं। वो जो कुछ कहते हैं, आवास का क्लेम करते हैं, शुद्ध पानी पिलाने का क्लेम करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, रोडों के बारे में, अरे नाही पे जिसपे 400 करोड़ कर्जा था, इन्होंने 8 लाख करोड़ कर्जा कर दिया। 13 लाख करोड़ 14 लाख करोड़ कर्जा बैंकों को माफ करने के लिए दे दिया। सर अब आप उस दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में मुझे लगता है कि संजू वर्मा आपको जवाब देने के लिए बड़े बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, क्योंकि आप आर्थिक आंकड़ों में जा रहे हैं और मैं बार बार कहता हूं कि आर्थिक मामलों में मुझे लगता है, हाँ बिल्कुल आपने जो मुद्दे उठाए, एक बार मैं संजू वर्मा का जवाब ले लूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि आपने मुद्दे उठाए इसलिए मैं जवाब ले रहा हूं। लेकिन मैं मोटे तौर पर आज के भाषण के इर्द गिर्द जो है विषयों पर रहना चाह रहा हूं और मैं फिर यही जानना चाह रहा हूं कि आखिर अगर 3 बीमारियों की बात करी तो वो बीमारियां हैं देश में, उसको लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि इससे मुक्ति मिलनी चाहिए देश को, तो मुझे लगता है कि इस पर टीका टिप्पणी, इस पर छीटाकशी करने से बेहतर है कि तमाम लोग मिलकर सोचते हैं कि इनसे कैसे पार पाया जा सकता है। लेकिन संजू वर्मा आप पहले रिस्पॉन्ड कर दीजिए किशोर तिवारी जी को, फिर मैं मूल मुद्दे पर आज के भाषण पर आता हूं। जी किशोर तिवारी ने कुछ यहां पर तथ्य रखे, पर उन्होंने आधा सच कहा। जो इन्होंने किसानों के आत्महत्याओं की बात कही, तो इनको याद दिला दूं, 2.5 साल तक उद्धव ठाकरे की सरकार रही, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के। और आपको जानकर बेहद दुख होगा अशोक जी कि उन 2.5 सालों में 6,400 किसानों ने आत्महत्या की। यह उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के नाक के तले हुआ। आज किशोर तिवारी यहां बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सामाजिक सुधार की बात करते हैं, तो इनको याद दिला दूं, पूरी पुलिस 200 पुलिस कर्मचारी खड़े थे और 4 साधुओं को पालघर में 4 निहत्थे साधुओं को
लोगों ने पीट पीट कर क्या ये उनको विषय है सरेआम अपने चर्चा का आज मार का? दिया। क्या ये विषय है? क्या Can I कृषि please केंद्र finish? के साथ है? अशोक कृषि जी, ये केंद्र गलत का बात है। विषय मैंने है? उनको नहीं नहीं एक मिनट क्योंकि मैं किशोर जी विषयांतर आप थोड़ा सा ले गए, इसीलिए मैंने संजू वर्मा जी को रिस्पॉन्ड करने का मौका दिया, लेकिन मैं भी चाहता हूं विषय पर रहें और मैं तीनों से निवेदन कर रहा हूं क्योंकि आज के भाषण में जो तीन मुद्दे उठाए वो तीन मुद्दे अहम है। सर सुनिए मेरी बात। मैंने परिवारवाद का खुल के विरोध किया, मैंने आपको मैंने भ्रष्टाचार नहीं सर आपने विरोध तुष्टिकरण ठीक है, का विरोध किया, आपने विरोध किया, लेकिन किया। सुनिए तो सही, आपने विरोध किया लेकिन साथ साथ आपने कुछ आंकड़े रखते हुए ये कहा कि भाई इन लोगों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, जो आपने सामाजिक जो है जिनका सामाजिक जिनको न्याय मिलना चाहिए, आपने किसानों की बात की, तो संजू जी को रिस्पॉन्ड करने दीजिए, फिर मैं वापस विषय पर आता हूं ना। नहीं, देखो मेरी सरकार की बात है। नहीं आप अरे किशोर जी बोलने दो। नहीं किशोर जी एक मिनट बात पे किशोर जी एक मिनट, आपने अपनी बात रखी ना, किशोर जी आपने अपनी बात रखी ना, मैंने आपको मैं संजू जी को ऐड करता हूं। संजू जी, उद्धव जी के रिजीम में 6,000 किसान नहीं, करीबन 8,000 किसानों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की, लेकिन कृषि का विषय केंद्र सरकार का है। तो एक मिनट का विषय केंद्र ठीक है, सरकार का है। ओके किशोर जी मैं फिर कह रहा हूं, किशोर जी मैं फिर कह रहा हूं, आपने अपनी बात रखी, उनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे ना, उनको रिस्पॉन्ड तो करने दीजिए प्लीज। हाँ मैं दोबारा दोहराती हूं किशोर जी, मैंने आपको एक बार भी नहीं टोका। आपका जब वक्त आएगा आप बोलना, खुलेआम जो चाहे आप बोलना। मैं दोहराऊंगी, पालघर साधुओं की निर्मम हत्या उद्धव ठाकरे के नाक के नीचे हुई। 6,400 से ज्यादा किसानों ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में उनके नाक के तले आत्महत्या की, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे अचंभे की बात है कि उद्धव ठाकरे के पिता श्री बाला साहब ठाकरे को लोग महाराष्ट्र में हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जानते हैं, और उद्धव ठाकरे को देखिए कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए लोगों को जनता में हम जाएंगे, परमिशन लेनी पड़ती है। जनता में जाएंगे हम इसके। ओके रुकिए एक मिनट, मैं डिबेट नहीं करना चाहती हूँ, आप इनसे बुलवा लीजिए, क्योंकि ये गलत है। मैं जब बोलते हैं आप मुझे टोकने का मौका नहीं देते, जब मैं बोलती हूँ बार बार टोकम टोकी हो रही है। किशोर जी प्लीज मेरा निवेदन है, किशोर जी प्लीज निवेदन है मेरा, किशोर जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, किशोर जी ऐसा मत कीजिए। संजू जी नहीं बोलूंगा। देखिए संजू जी आइए, वापस आइए। देखिए आप लगातार बोल रहे थे, संजू जी प्लीज बोलिए, वो मैं उनको रोक रहा हूं, मैं उनको। किशोर जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। मुझे मालूम है, जब देखिए हर किसी को बुरा लगता है, जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं तो संजू वर्मा जी को भी बुरा लगता है, जब आप अब वो उद्धव ठाकरे की आलोचना कर रही है आपको बुरा लग रहा है, लेकिन लोकतंत्र में तो, डेमोक्रेसी में तो हमें सुनना पड़ेगा ना। फिर मैं विषय में दोबारा आऊंगा, मैं तो कह रहा हूं कि मैं विषय पर रहना चाहता हूं। प्लीज बोलिए संजू जी। नहीं, मैं अपनी बात खत्म करूंगी। हाँ। किशोर तिवारी को बुरा लगता है तो बुरा लगे, और बुरा लगना भी चाहिए। शर्म आती है मुझे कि जिस महाराष्ट्र को एक जमाने में बाला साहेब ठाकरे की याद में हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य माना जाता था, वहां पर हनुमान चालीसा या जय श्री राम कहने पर लोगों को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता था, और आप यहां बैठकर नैतिकता पर भाषण दे रहे हैं। ओके, विषय पर आवाज, अब नैतिकता से हटकर हम विषय पर आ जाते हैं संजय जी। हाँ, क्योंकि मुझे बार बार टोका गया। हाँ ठीक है, अब विषय पर आ जाए जी। तुष्टीकरण का सबसे सही मापदंड है कि सबसे ज्यादा तुष्टीकरण के चलते सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं किसके नेतृत्व के तहत हुई। और मैं बहुत जल्दी कहूंगी, सांप्रदायिक घटनाएं पिछले 9 सालों में भी हुई, 2004 से लेकर 2014 में भी हुई, जब राजीव गांधी 1984 में प्रधानमंत्री थे और सिखों को सरेआम उनके गले में टायर बांधकर उनको सरेआम जला दिया गया, उस वक्त भी हुई। हाशिमपुरा के दंगे भी हुए, भागलपुर के दंगे भी हुए जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। पर मैं बड़ी जल्दी आपके दर्शकों को कहना चाहती हूं, 2006 में अलीगढ़ के दंगे हुए हिंदू मुसलमानों के बीच, 2008 में धुले महाराष्ट्र में दंगे हुए हिंदू मुसलमानों के बीच, 2010 में देगंगा नॉर्थ 24 परगनास बंगाल में दंगे हुए हिंदू मुसलमानों के बीच, 2012 में कोकराझार आसाम में
बोडो कम्युनिटी और मुसलमानों के बीच दंगे हुए जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, और 2013 में मुजफ्फरनगर में वापस हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे हुए जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस के सरकार के तहत सबसे अधिक कम्युनल वायलेंस सांप्रदायिक दंगे हुए हैं और कांग्रेस की सारी राजनीति परिकाष्ठा वोट बैंक या अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चलते ही आगे बढ़ी है। जबकि बीजेपी का यह नारा है जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। ओके, तो तुष्टीकरण के सवाल पर आप ये कह रही है कि तुष्टीकरण, कांग्रेस रिजीम में तुष्टीकरण होता रहा, इसलिए प्रधानमंत्री, मैं राहुल जी आपको मौका दूंगा, कांग्रेस रिजीम में तुष्टीकरण होता रहा इसलिए जो है प्रधानमंत्री ने आज तुष्टीकरण की। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद, इन तीनों मुद्दों से किसको हो सकता है इनकार? सबको कहना चाहिए कि भाई बहुत अच्छी बात है, इनके खिलाफ लड़ना चाहिए। लेकिन अगर इसमें बीजेपी कहीं पीछे हट रही है तो विपक्ष क्या है कि भाई बीजेपी ये करे, बीजेपी क्यों नहीं करती? लेकिन अगर विपक्ष को लगता है कि अपना घर ठीक करने की जरूरत है तो वो भी करना चाहिए। मुझे लगता है इसीलिए मैं इस मुद्दे पर रहना चाहता हूं। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। राहुल जी आपको मैं मौका दूंगा क्योंकि कांग्रेस को लेकर तुष्टीकरण सवाल उठे हैं। फिर किशोर जी मैं बाकी मुद्दों पर भी आऊंगा। फिर मैं पूछना क्योंकि मुझे लगता है तुष्टीकरण पर तो शायद आप भी सहमत होंगे कि इस देश में तुष्टीकरण जिस तरह का होता रहा और इसी तुष्टीकरण ने जो है हिंदुओं को आतंकी बना दिया, ये कह के कि हिंदू आतंकवाद भी होता है। मुझे लगता है इस बात से तो आप सहमत होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो कहा कि तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। मैं आता हूं इस ब्रेक के बाद। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाट की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाट की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। अबे देख, You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हम आपकी हर जरूरत में आपकी जिंदगी को आसान बनाते हैं, आपको देते हैं अपनों का साथ। हमें आपका और आपके अपनों का है ख्याल। हम हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे। हम हैं REC, ऊर्जा का सृजन, राष्ट्र का निर्माण, ऊर्जा का विस्तार, असीमित और अनंत ऊर्जा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दो आप देख रहे हैं, दो में हम चर्चा कर रहे हैं परिवारवाद पर प्रहार, विपक्ष क्यों बेकरार? क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश के सामने अगले कुछ सालों का यानी अमृतकाल का एक विजन तो रखा। कैसे भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनेगा, कैसे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, उसकी विजन तो रखा उसको लेकर। लेकिन साथ साथ उन्होंने 3 चीजों पर प्रहार किया। उन्होंने कहा परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण जो है ये 3 बीमारियां हैं जिनसे देश को निजात पानी होगी। लेकिन ये जो सवाल, ये जो मुद्दे प्रधानमंत्री ने उठाए थे, इसको लेकर विपक्ष ने जो है सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी पार्टी का, किसी नेता का नाम नहीं लिया था। तो सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री ने इन 3 बीमारियों पर किया प्रहार तो विपक्ष को इसमें क्यों हो रहा, विपक्ष हो रहा है बेकरार? इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। संजू वर्मा मेरे साथ जुड़ी हैं बीजेपी से, राहुल सिंह काजला मेरे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, और किशोर तिवारी जी शिवसेना उद्धव ठाकरे से। राहुल सिंह काजला, तुष्टीकरण को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा, अभी परिवारवाद पे तो हमने चर्चा की, लेकिन तुष्टीकरण को लेकर का उसमें भी आपको आपत्ति है कि तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए? सर, तुष्टीकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए अशोक जी। और तुष्टीकरण मेरी भाजपा की
जो यहाँ पे को पैनलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम का हो रहा है। मैं कह रहा हूँ भाजपा ना हिंदुओं के प्रति तुष्टिकरण करती है ना मुसलमानों के प्रति। भाजपा का एक सीधा उद्देश्य है, एक 1 पॉइंट रूल है, कैश इज किंग। जो पूंजीपति हैं देश में उनके प्रति तुष्टिकरण हो रहा है। ये दो ही पार्टियां हैं देश में, अडानी अंबानी, उनको फायदा पहुंचाना है, उनकी तरफ तुष्टिकरण होता है। बड़े नाज से भाजपा के नेता कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी अनाज पहुंचाती है। मैं सवाल ये पूछता हूं कि क्यों हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को ये जरूरत पड़ गई कि वो फ्री का अनाज खाएं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, ये बात करते हैं कि करप्शन फ्री हो गया देश। मैं इनसे ये पूछता हूं क्यों 7.25 लाख नंबर एक ही अकाउंट से जुड़े हुए थे, जो हेल्थ केयर स्कीम है प्राइम मिनिस्टर की। तुष्टिकरण की बात करने का, ये दंगों की बात कर रहे थे, दिल्ली से कुछ 10 किलोमीटर दूर नूह जल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर उसके ऊपर कुछ बोले नहीं। तुष्टिकरण के ऊपर मुझे नहीं लगता है कुछ भी कहने का अधिकार है। ये बात करते हैं तुष्टिकरण की। आप मुझे बता दीजिए क्यों भारतीय जनता पार्टी का एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं आता, माइनॉरिटी से नहीं आता? नहीं, वो ठीक है, बिल्कुल। आप जो कह रहे हैं एमएलए, एक मिनट, क्यों एक भी एमएलए उत्तर प्रदेश में 400 लोगों की विधानसभा है, एक भी एमएलए मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं आता? तुष्टिकरण अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और वो पूंजीपतियों का तुष्टिकरण कर रही है। आपके इस सवाल का एक मिनट संजू जी, आपके इस सवाल को मैं संजू जी के पास ले जाऊं, लेकिन उससे पहले मैंने जो बात उठाई थी और तुष्टिकरण के संदर्भ में, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने कहा बीजेपी हिंदू मुस्लिम किसी की पार्टी नहीं, वो पूंजीपतियों की, ठीक है, संजू जी जवाब देंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस देश में हिंदू आतंकवाद शब्द कहां से आया? तुष्टिकरण यही तो है। अगर एक प्रधानमंत्री को इस बात की पीड़ा है कि इस देश में तुष्टिकरण, तो क्या ये हमने देखा नहीं कि किस तरह से जो है आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तान को क्लीन चिट देते रही कांग्रेस की सरकारें? क्या भूल गए मुंबई में, जहां पर अभी संजू वर्मा और किशोर तिवारी जहां बैठे हैं, उसी मुंबई में जब आतंकी हमला होता है तो कांग्रेस के नेता आकर के कहते हैं पाकिस्तान का, मेरी पूरी बात हो जाए, मेरी पूरी बात हो जाए। कांग्रेस के नेता आकर के कहते हैं कि नहीं, इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था, ये तो आरएसएस की इसमें भूमिका थी। बाकायदा इसके ऊपर रातों रात एक किताब लिखवा दी जाती है, ये षड्यंत्र साबित करने के लिए कि 15 सेकंड में लूंगा क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आपने कर दी। कांग्रेस और भाजपा में जो फर्क है वो आपने सिद्ध कर दिया। मुंबई में आतंकवादी हमला होता है, उसी दिन जितने भी आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे उन्हें गोली मार दी गई, एक जो बचा था उसे बाद में फांसी दे दी गई। पुलवामा में हमला होता है, आज दिन तक हमें ये नहीं पता लगा कि वो आरडीएक्स आया कहां से। राहुल जी मेरा सवाल, राहुल जी सुनिए एक मिनट। पुलवामा में जो हुआ या मुंबई में जो हुआ, वहां पर कांग्रेस ने नहीं, मैं मानता हूं सुरक्षा बलों ने, और अगर कश्मीर में भी लड़ रहे हैं सुरक्षा बल लड़ रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, हर पॉलिटिकल पार्टी जब कुछ अच्छा होता है अच्छा श्रेय ले लेती है, बाकी जो है ठीकरा जो है सुरक्षा बलों के सर फोड़ देती है। इसलिए मैं इस डिबेट में नहीं जाऊंगा। मैं तो सीधा यह कह रहा हूं कि पाकिस्तान को क्लीन चिट अगर दी जा रही है सिर्फ इसलिए, और शरद पवार आपके सहयोगी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने मुंबई के आतंकी हमलों में, आतंकी जो धमाके हुए थे उसमें एक धमाका उन्होंने जबरदस्ती जोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि हिंदू मुस्लिम बराबर करने के लिए। यह तुष्टिकरण है ना? सवाल इस नीति को लेकर सवाल उठ रहा है आज कि अगर यह तुष्टिकरण है तो मैं इसी चीज को, एक मिनट संजू जी रुकिएगा, मैं किशोर जी, क्या आपको नहीं लगता कि हिंदुओं को आतंकी बनाना जिस तरह से इस देश में बनाया गया, जिस तरह से हिंदुओं के कोई आतंकी हमला हो तो हमेशा कहा जाता था कि भाई इसको धर्म से मत जोड़ो, लेकिन हिंदू आतंकवाद टर्मिनोलॉजी इसी देश में आई, कांग्रेस और यूपीए सरकार के रिजीम में आई। क्या यह तुष्टिकरण नहीं था? शरद पवार जब आतंकी हमलों में एक हमला और जोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि वो हिंदुओं ने करवाया सिर्फ इसलिए कि बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए, क्या यह तुष्टिकरण नहीं है? नहीं, एक बात तो मानना पड़ेगा, राहुल जी ने कुछ कहा वो तो सत्य ही है, लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति ने देश का नुकसान किया, ये बात तो कबूल करना ही पड़ेगा ना। अभी मैं बता रहा हूं कि हम हिंदुओं की भावना से आहत होने के बाद ही कांग्रेस की ये सजा हुई, लेकिन कांग्रेस ने जो कुछ किया तो बीजेपी ने तुष्टिकरण का रूप थोड़ा सा बदल लिया। जब मोदी जी आए थे तो कहते कि सबका साथ सबका विकास कहा, लेकिन 9 साल के बाद जो चित्र है उस पर अगर बात होती तो बहुत अच्छा होता। मोदी जी ने 2.5 घंटे के भाषण में भी संसद में यही कहा, पूरे भारत में घूमते तो वही बात कहते हैं। अब वो जनता के डोमेन में छोड़ देना चाहिए। मोदी जी ने क्या किया 9 साल में
हाँ, इसका तो मोदी जी को रिकॉर्ड देना ही पड़ेगा। अगर वो कहते हैं कि अडानी अंबानी को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचा दिया गया और देश के पूंजीपतियों के 14 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए गए, तो जवाबदेही तो बनती है। और मुझे लगता है आने वाले चुनाव के अंदर हाँ, देश की पॉलिसीज में क्या परिणाम आए और बीजेपी ने क्या गुल खिलाए, इस पर बीजेपी को बोलना चाहिए। वही बात देखो, परिवारवाद से तो देश पूरा बर्बाद हुआ, इसको तो मानना ही पड़ेगा। भ्रष्टाचार की घूस लगी है, राजनेताओं पे भ्रष्टाचार के चार्ज है। करके तो ये भाजपा में चले जा रहे हैं, वॉशिंग मशीन को ऑप्ट कर ले रहे। संजू वर्मा को तो बहुत अच्छे से मालूम है। मैं अभी बता रहा हूं ना कि भ्रष्टाचार गलत है। हाँ, तुष्टिकरण मैं भ्रष्टाचार पे भी आता हूं, मैं भ्रष्टाचार पे भी आता हूं, और राहुल जी ने एक मुद्दा उठाया था, मैं उस पर भी जरूर आऊंगा, लेकिन संजू वर्मा जी रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं कि तुष्टिकरण आप करते हैं और पूंजीपतियों का तुष्टिकरण करते हैं। अशोक जी, मेरा निवेदन है, अभी जब अशोक तिवारी बोल रहे थे मैंने एक बार नहीं टोका, या तो मैं अपनी बात किशोर तिवारी, अशोक तिवारी नहीं। थैंक यू, अशोक श्रीवास्तव है जी। ओके, माफ करिए किशोर तिवारी, सॉरी। पहले तो मैं जो कांग्रेस के यहाँ पर नेता बैठे हैं, उन्होंने कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति के चलते अंबानी अडानी, ये अडानी की बात बार बार जिक्र होते हैं आपकी, होता है हर डिबेट में। मैं अडानी अडानी अडानी, मुद्दा कुछ भी हो, अडानी अडानी का जाप होता है। 1993-94 में सरकार केंद्र में थी नरसिम्हा राव की, और उस वक्त केरल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे के करुणाकरन। अडानी को मात्र कुछ 200-300 करोड़ में कोच्चि पोर्ट में पूरा अपना बिजनेस खोलने की परमिशन दी गई। अभी 2020-21 में जब सरकार थी उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र में, और यह महाराष्ट्र सरकार के नेतृत्व के तहत आता है, अडानी को 10,000 करोड़ में सिर्फ दिघी पोर्ट में पूरा कारोबार करने की अनुमति दी गई। 70,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स, सोलर पावर प्रोजेक्ट और थर्मल पावर प्रोजेक्ट, अशोक गहलोत की सरकार ने 2 साल पहले अडानी को ये प्रोजेक्ट्स राजस्थान में लाने की अनुमति दी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहां छत्तीसगढ़ के जो फॉरेस्ट हैं वहां से कोल माइनिंग करने की अनुमति कांग्रेस के भूपेश बघेल की सरकार ने दी। तो जब 70,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की अनुमति गहलोत देते हैं तब सब चंगासी। जब अनुमति मिलती है भूपेश बघेल से अडानी को कोल माइनिंग करने की छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट से, तब सब चंगासी। जब केरल में कांग्रेस की सरकार के तहत कोच्चि पोर्ट में कारोबार करने की अनुमति दी जाती है तब सब चंगासी। पर जब वही अडानी बीजेपी रूल स्टेट्स में कोई निवेश करते हैं तब हाहाकार मच जाता है। इसी दोगलेपन की मैं बात कर रही थी अपने इंट्रोडक्टरी कमेंट्स में। अभी बात करते हैं किशोर तिवारी, अभी मेरे को टोकिए मत। आपने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, एटलीस्ट 4 बार यहां बैठकर 14 लाख करोड़, 14 लाख करोड़, ये 14 लाख करोड़ मैं पूछना चाहती हूं, आप सोर्स कोट कीजिए, क्योंकि मैं अभी सोर्स कोट करके आपको बता रही हूं। टीआईबी सरकार की वेबसाइट पे जाइए, इकोनॉमिक टाइम्स हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, हिंदू हो, कई अखबार जो मोदी सरकार के कभी भी पक्ष में नहीं लिखते, सब ने ये कहा कि पिछले 9 सालों में 8.6 8.5 से 9 लाख करोड़ तक का जो ब्याज बड़े जो बिजनेस हाउसेज हैं उनका सरकार की तरफ ड्यूज थे। सुन लीजिए फिर रिस्पॉन्ड कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बोलिए मेरे साथ। एक मिनट किशोर जी सुनिए, फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज। हाँ बोलिए संजू जी। 8.6 लाख करोड़ इसको मॉनेटाइज किया गया और रिकवर किया गया, और उन्होंने यह भी कहा कि कुछ 2-3 लाख करोड़ है जिसको राइट ऑफ किया गया, बट इसको वेव ऑफ नहीं किया गया। अभी जिसको अकाउंटिंग की थोड़ी भी समझ है वो ये जानता है कि जब किसी लोन को राइट ऑफ किया जाए उसका मतलब सिर्फ ये है कि उसको बिलो द बैलेंस शीट आइटम की तरह ट्रीट किया जाता है, पर वो बैंक उस अमाउंट को रिकवर करने की पूरी चेष्टा करेगा। पर जब एक अमाउंट को वेव ऑफ किया जाता है, इसका मतलब यदि अशोक, मैं आ रहा हूं किशोर जी, यदि वेव ऑफ किया जाता है, एक मिनट, मान लो अशोक श्रीवास्तव जी का
संजू वर्मा की तरफ 100 रुपए उनको वापस देने हैं जो वो दे नहीं पा रहे। और संजू वर्मा ने कहा कि ये अशोक श्रीवास्तव का जो 100 रुपए का ब्याज है, लोन है, इसको मैं वेव ऑफ नहीं राइट ऑफ करती हूं। राइट ऑफ मतलब जब मौका मिलेगा अशोक तिवारी दे सकते हैं, बट फिलहाल संजू वर्मा ने इसको अपनी बुक में बिलो दी बैलेंस शीट आइटम के तौर पे ट्रीट किया है। यही संजू वर्मा कहती है अशोक श्रीवास्तव का ये पूरा का पूरा 100 रुपए में वेव ऑफ कर देती हूं। मतलब मुझे ये कभी पैसा मिलने की उम्मीद मैंने छोड़ दी है और मोदी सरकार ने राइट ऑफ किया है, वेव ऑफ नहीं किया। किशोर जी, इसलिए जनता को बरगलाइए मत। ओके किशोर जी बोलिए। हाँ, जल्दी रिस्पॉन्ड कर लीजिए, मुझे लगता है इस मुद्दे पर 1 मिनट रुकिएगा राहुल जी। जल्दी करूंगा। ये कहना 13 लाख, देखिए मैं भी हिंदू, मैं भी हिंदुस्तान टाइम्स का ही बोलूंगा। 13 लाख 96,000 करोड़ रुपीस ये वेव ऑफ अमाउंट ऑफिशियली है। और ये रिकवरी की 1 मिनट देखो, मचल जाना नहीं, अरे मचल जाओ मत, झूठ बोल रहे हो। मैं आपको राइट ऑफ और वेव ऑफ के बीच का अंतर नहीं मालूम। बैंकों को आपको राइट ऑफ और वेव ऑफ का अंतर नहीं मालूम। मुझे इस पूरी डिबेट में चुप हो जाओ। सुनिए राइट ऑफ और वेव ऑफ का अंतर। एक मिनट किशोर जी, एक मिनट किशोर, एक मिनट किशोर जी, आप कह रहे हैं किशोर जी एक मिनट मैं सुनिए सर, क्योंकि बहस का मुद्दा यह हो गया कि राइट ऑफ किया गया, वेव ऑफ किया गया। मैं एक ब्रेक लेता हूं, मैं उम्मीद करूंगा ब्रेक के बाद दोनों जो है किशोर जी और संजू जी अपने अपने सोर्स जो है वहां कोट करेंगे, जिससे साबित हो कि दरअसल कौन सच बोल रहा है। ब्रेक के बाद अगर अपने अपने सोर्स कोट कर देंगे तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा। मैं आता हूं ब्रेक के बाद अपने सोर्स, क्योंकि संजू जी कह रहे हैं कि राइट ऑफ नहीं किया गया है, मतलब वेव ऑफ नहीं किया गया, राइट ऑफ किया गया है। किशोर तिवारी जी कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो 14 लाख करोड़ रुपए वो जो है वो वेव ऑफ कर दिए गए, माफ कर दिए गए। इस ब्रेक पर आऊंगा, इस डिबेट पर आऊंगा, इस बिंदु पर आऊंगा इस ब्रेक के बाद। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। अबे देख, You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. हम आपकी हर जरूरत में आपकी जिंदगी को आसान बनाते हैं, आपको देते हैं अपनों का साथ। हमें आपका और आपके अपनों का है ख्याल। हम हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे। हम हैं REC, ऊर्जा का सृजन, राष्ट्र का निर्माण, ऊर्जा का विस्तार, असीमित और अनंत ऊर्जा। दिन दिनक दिन, दिनक दिन दिन, दिनक दिन। तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन।
दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं परिवारवाद पर प्रहार, विपक्ष की ओर बेकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को लेकर जोरदार हमला बोला और कहा कि इनसे मिलकर लड़ना होगा, पूरे देश को लड़ना पड़ेगा अगर भारत आगे बढ़ना चाहता है तो ये बड़ी रुकावट है। लेकिन विपक्ष जो है इस पर जो है लगातार कह रहा है कि ये राजनीति हो रही है। इन्हीं पर हम चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से संजू वर्मा और किशोर जी दोनों अपना जो आपका सोर्स है जल्दी से कोट कर दीजिए। किशोर जी रखिए अपना सोर्स। हाँ, अब बीच में तो संजू वो जी नहीं बोलेंगे। नहीं सर, मुझे दूसरे विषय पे जाना है, समय भी कम है। मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी अपना सोर्स कोट कर दें। हाँ, देखिए आरबीआई ने जो आंकड़े दिए उसके हिसाब से इन बैंकों के जो एनपीएस थे वो 13,96,000 के एनपीएस को राइट अप करने के लिए कहा गया। उस वजह से बैंक का घाटा कम हो गया। नहीं तो एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, सोर्स क्या है? सोर्स किशोर जी, सोर्स किशोर जी, सोर्स। मैं आरबीआई से बोल रहा हूं। आरबीआई को कोट कर रहे हैं आप? आरबीआई को आप आरबीआई को कोट कर रहे हैं? मैं आरबीआई को कोट कर रहा हूं। ओके संजू जी वो आरबीआई को कोट कर रहे हैं, आरबीआई सोर्स बता रहे हैं। किशोर जी, सॉरी अशोक जी, सिर्फ कहना कि आरबीआई, ये तो मैं भी कह सकती हूं, मेरे को फोर्ब्स ने बोला है। मैं भी आपको स्पेसिफिक, बहुत ध्यान से सुनिए, 18 जुलाई 2022 इकोनॉमिक टाइम्स, 18 जुलाई द हिंदू, 19 जुलाई 2022 द मिलेनियम पोस्ट, ये सबने कहा 8.6 लाख करोड़ ये रिकवर किया है मोदी सरकार ने बड़ी जल्दी। 27 जुलाई एक मिनट वो कह रहे हैं कितना रिकवर किया है? 8.6 लाख करोड़। मुझे बात तो रखने दीजिए अशोक। हाँ रखिए। हाँ अभी ध्यान से सुनिए, मैं आगे क्या बोलने जा रही हूं। इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू और मिलेनियम पोस्ट ने 18 और 19 जुलाई 2022 से आप जाकर गूगल पर चेक करेंगे, आपको पूरे आर्टिकल्स मिलेंगे। 8.6 लाख करोड़ रिकवर हुआ। अभी 27 जुलाई 2023 हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, मोदी गवर्नमेंट ने 10.16 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ से ज्यादा रिकवर किया है। और सिर्फ 7 दिन पहले की रिपोर्ट, मजे की बात, 8 अगस्त की डेक्कन हेरेल्ड जो कि हमेशा मोदी सरकार के खिलाफ लिखता है, उसने एक आर्टिकल में लिखा 10.57 10.57 लाख करोड़ मोदी सरकार ने रिकवर किया। कोई भी सुनिए मेरे पास एक मिनट सुनिए एक बार, मेरे पास समय कम है। ये इस पर जो है, एक मिनट सुनिए, मैं आप दोनों को ये मैं वादा करता हूं, किशोर जी और संजू जी, आप दोनों एक दिन जो है तय कर लें, मैं आप दोनों अपने तमाम सोर्स मुझे भेज दें और उस पर हम खुलकर डिबेट करें। आप दोनों के सोर्स, एक मिनट संजू जी मैं पूरी बात कर रहा हूं। किशोर जी जल्दी से, मुझे राहुल जी के पास जाना है, मेरी बात सुन लीजिए सर, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, आप दोनों मुझे अपने सोर्स एक बार भेज देंगे तो मैं, आप लोगों के सोर्स रहेंगे मेरे पास तो मैं उसको वेरीफाई कर पाऊंगा और मुझे इसमें डिबेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं राहुल जी, आपने एक मिनट रुकिए, मुझे राहुल जी के पास जाना है। एक मिनट रुकिए, मुझे राहुल जी के पास जाना है। मैं एक बार फिर आज के विषय पर लौटना चाहता हूं। सुनिए एक मिनट, एक बार फिर मैं कह रहा हूं, मैं राहुल जी आज के विषय पर मैं लौटना चाहता हूं। जो राहुल जी, मेरा एक चीज और मैं दर्शकों की जानकारी में भी ये बता रहा हूं, क्योंकि आज सुबह से एक और, अभी जो बैंकों का कर्ज माफ कर दिया गया वो भी एक नैरेटिव है, मैं मानता हूं ये नैरेटिव सच सही गलत जो है ये देश तय करेगा। लेकिन आज सुबह से एक नैरेटिव चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति कर रहे हैं। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अभी राहुल जी ने भी कहा कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, राजनीति नहीं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और वो प्रसार भारती आर्काइव्स पर सारे भाषण रखे हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के लोगों को ये कहा था मेहनती नहीं है, लाल किले की प्राचीर से। पंडित नेहरू ने अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए यह कहा था लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को कि इनको झाड़ू से उठाकर फेंक देना चाहिए। ये पंडित नेहरू के शब्द हैं, लाल किले की प्राचीर से। इंदिरा जी ने अपने राजनीतिक विरोधियों को के लिए कहा था ये लोग देश के दुश्मनों से मिल रहे हैं, राजनीतिक भाषण था। और राजीव गांधी जी के खिलाफ जब विश्वनाथ प्रताप सिंह एक मोर्चा बना रहे थे तो बाकायदा राजीव गांधी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि ये जो लोग एकजुट हो रहे हैं हमारे खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ, वो सब गद्दार हैं।
शब्द सुनिएगा लाल किले की प्राचीर से राजनीतिक विरोधियों के लिए उन्होंने कहा ये सब गद्दार हैं और अगर ये सब मिल गए, देश की जनता इनको मिलने ना दे, क्योंकि अगर ये मिल गए यानी राजनीतिक विरोधी राजीव गांधी के राजनीतिक विरोधी अगर मिल गए सब, तो फिर देश एक बार फिर गुलाम बन जाएगा। ये राजीव गांधी जी के शब्द थे। तो आज आप किस मुंह से कह रहे हैं कि सर आज से पहले कभी राजनीति नहीं हुई? सर रिजवी साहब का एक शेर याद आता है यहाँ पे कुछ बातें सुन करके, कुछ इस प्रकार है, हाले गुलिस्तां क्या होगा जिसकी हर शाख पर उल्लू बैठे हैं। एक पार्लियामेंट में भी अभी बात हुई थी एथिकल साइटेशन की, कि सेमीकोलन के बाद की चीज को सिर्फ ना बोला जाए, पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ उस चीज को बताया जाए। क्योंकि बात हुई है और मैं इस पैनल का पार्ट हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस चीज के ऊपर भी बात को लेकर के जाऊं। ना तो हिंदुस्तान टाइम्स ना इकोनॉमिक टाइम्स कोई भी नहीं, मेरा आपसे सवाल क्या था? ना मेरा आपसे सवाल, आपने कहा इससे पहले राजनीति कभी नहीं हुई। मैंने 3 आपके प्रधानमंत्रियों के, कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के बयान गिनवाए। क्या ये राजनीति नहीं है लाल किले की प्राचीर से अपने राजनीतिक, सुनिए, लाल किले की प्राचीर से अपने राजनीतिक विरोधियों को गद्दार कहना? अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्धव ठाकरे के लिए कह दें गद्दार हैं, वो कांग्रेस के लिए कह दें गद्दार है, तो सोचिए देश में क्या बवाल आ जाएगा। लेकिन यही राजीव गांधी लाल किले से विश्वनाथ प्रताप सिंह और उनके साथ कम्युनिस्ट और बीजेपी जो मोर्चा बना रहे थे, उस मोर्चे को, और उसमें शिवसेना भी शामिल थी, राजीव गांधी उनको गद्दार कहते हैं कि और अगर ये मिल गए तो देश एक बार फिर गुलाम हो जाएगा। क्या ये राजनीति नहीं है? अशोक जी बात सुनिए, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह चुप्पी नहीं साधूंगा, बिल्कुल आपकी बात का जवाब दूंगा, पर ये बताना जरूरी था कि हमारे देश के इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू अथॉरिटी नहीं है, तो उन्हें एज सोर्स साइट नहीं किया जाना चाहिए था। और दूसरी बहुत बड़ी बात, बहुत ही खिलखिलाते हुए भाजपा के मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। ना राहुल जी एक मिनट, राहुल जी आप लोग, दिक्कत ये आप लोग उस जगह चले जाते हैं जहां आपको मुंह छुपाने का मौका मिल जाता है। आप लोग उस जगह चले जाते हैं, वो सोर्स कोट नहीं करेंगे, आप सोर्स कोट नहीं करेंगे, आप एक ऐसे विषय पर डिबेट करेंगे। मैं आपको चुनौती के साथ कह रहा हूं, मैंने वो भाषण अपने कानों से सुने हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या अपने राजनीतिक विरोधियों को लाल किले से गद्दार कहना ये राजनीति है कि नहीं है जो राजीव गांधी जी ने करी थी? क्या ये सही है? राजीव गांधी जी को और नरेंद्र मोदी जी की अगर आप तुलना करेंगे तो ये आप राजीव गांधी की बात कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सुनिए राहुल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसी प्रधानमंत्री ने अपने राजनीतिक विरोधियों को लाल किले से गद्दार नहीं कहा। ये तुलना हो ही नहीं सकती। कोई प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक विरोधियों को लाल किले से गद्दार नहीं कहता। ये तुलना हो ही नहीं सकती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल सीधा सा है, क्या आप इसे नैतिक रूप से, राजनीतिक रूप से सही मानते हैं? मैं सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, राजनीतिक रूप से, नैतिक रूप से सही मानते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को गद्दार कहना? सर दोनों भाषणों में एक बहुत बड़ा फर्क ये है, और जिस वजह से चलिए, मेरे पास समय नहीं है, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये जो सुबह से लगातार ये कहा जा रहा था कि ये राजनीति है, तो फिर सवाल ये है, मैं इतिहास के आईने में जरा देख लेना चाहिए, झांक लेना चाहिए कि प्रधानमंत्रियों के किस किस तरह के भाषण लाल किले से हुए हैं। और नरेंद्र मोदी ने आज के अपने भाषण में किसी राजनीतिक पार्टी का, किसी नेता का नाम तक नहीं लिया। फिर उसको राजनीति माने या फिर देश की एक वास्तव में बुराई माने, जिससे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पूरा देश मिलकर लड़े। फैसला आप कीजिए, लेकिन मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।